हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है मेरे प्रिय श्रोताओं का जो लगातार सुनकर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहन देते हैं। आज हम गोदान उपन्यास जो हमने लेखक के शब्दों में सुना था उसका संक्षिप्त रूप से सारांश रूप में सुनेंगे। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें लेखक ने एक किसान के संघर्ष में जीवन को बड़े ही अच्छे ढंग से उभारा है और इसके साथ ही ये तो एक प्रमुख समस्या है ही, इसके साथ ही समाज में अनेक जो समस्याएं हैं फैली हुई हैं जिसके कारण समाज विकास नहीं कर पाता है। ऐसी समस्याओं को लेखक ने, जैसे दहेज प्रथा है, बेमेल विवाह है, जाति पाति की समस्या है, दिखावा है, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको उपन्यासकार ने उपन्यास के माध्यम से उभारा। इसको पढ़ के ऐसा भी लगता है, आलोचकों का कहना है कि लेखक ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग और विनोद, कसक और वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव, आदर्श सभी को एक उपन्यास में ही भर देना चाहा है, जिसके कारण कथानक में शिथिलता आ गई है और कहानी का जो क्रम है, कथाक्रम है, उसमें भी थोड़ी कमी दिखाई दी है। किंतु संपूर्ण रूप से जब हम नज़र डालते हैं, सूक्ष्म रूप से नज़र डालते हैं, तो लेखक का अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ता है। तो चलिए संक्षिप्त रूप से उपन्यास को हम सुनते हैं और कोशिश करेंगे इसके बाद में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ें। जैसे ही तैयार कर लेते हैं, हम नोट्स तैयार कर लेंगे, आपको सामने प्रस्तुत करेंगे और इसके जो सारांश है उसका हमने नोट्स तैयार किए हैं और वो हम आपके उसी के माध्यम से सारांश प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद जी की एक विश्व प्रसिद्ध अमर कृति है जो भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को तथा किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर करती है। इसमें गोदान के नायक होरी तथा नायिका धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव एवं साकार पाते हैं। यहाँ साकार होगा। यह किसान और साहूकारों के बीच संघर्ष को उजागर करती है। इसमें उपन्यासकार एक साथ ग्रामीण और नगरीय संस्कृति को सामंजस्य बनाकर चलता है। दोनों कथाओं का संगठन लेखक ने इतनी कुशलता से किया है कि उसमें प्रवाह आद्योपांत बना रहता है। गोदान प्रेमचंद जी की एक ऐसी कालजयी रचना है जो भारतीय समाज के आर्थिक सामाजिक समस्याओं को तथा किसानों की दैनिक स्थिति को ही उजागर नहीं करती, अपितु अनेक समस्याओं को, जैसे ऊंच नीच, जाति पाति, दहेज प्रथा आदि अनेक समस्याओं को उजागर करती है। उपन्यास के सभी पात्र बहुत ही जीवंत और यथार्थवादी हैं। लेखक ने पात्रों के माध्यम से अनेक सामाजिक समस्याओं को उभारा है, जैसे दहेज प्रथा एवं दिखावा। तो लेखक ने होरी की पुत्री रूपा और सोना के विवाह को लेकर दहेज की प्रथा को पाठकों के सामने रखा है। होरी गरीब किसान है, कर्ज में डूबा हुआ है। सोना और रूपा बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह करना है, किंतु दहेज कहाँ से आए? धूमधाम से व्यवहार करना, दिखावा करना, उसके लिए पैसा चाहिए, वो चिंतित रहता है और बाद में बड़ी पुत्री का विवाह बड़ी कर्ज ले लिवा के संघर्ष के बाद कर पाता है। उसके बाद में बेमेल विवाह का उदाहरण आता है। तो रूपा जो होरी की छोटी पुत्री है और उसके लिए भी वही समस्या आती है, बड़ी हो गई है
दहेज नहीं है और होरी बीमार है। तो बाद में वह एक प्रौढ़ व्यक्ति राम सेवक जो 42-43 वर्ष का था और रूपा भी 16-17 वर्ष की थी, उससे कर देता है। ये समस्या बेमेल विवाह की समस्या को जन्म देती है। जाति पात और ऊंच नीच की समस्या। सिलिया चमारिन और पंडित दाता दीन के माध्यम से लेखक ने जाति पात की समस्या, जो समाज में उस समय विकराल रूप से फैली हुई थी, समाज को खोखला बना रही थी, लेखक ने पात्रों के माध्यम से बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से इस समस्या को उभारा है। जात पात के भेदभाव के कारण, ये यहाँ पर गलत मिसप्रिंटिंग, टाइपिंग गलत है, जात पार्टी लिखा, जात पाती के भेदभाव के कारण माता दीन का जीवन तबाह हो जाता है। पात्रों के चरित्र चित्रण संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से हैं, जिनके माध्यम से लेखक ने कहानी को यथार्थ रूप प्रदान किया है। पहला है होरी, जो उपन्यास का नायक है, प्रमुख पात्र कहा जाएगा, जो संपूर्ण कृषक जीवन के समस्त गुण दोष को समाहित किए हुए है और भारतीय कृषक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। धनिया, जो होरी की पत्नी है, इसकी नायिका कही जाएगी उपन्यास की, ये परिश्रमी है, कर्तव्यों के प्रति समर्पित है, निर्भीक है, निडर है, लड़ाकू स्वभाव वाली है, परंतु कोमल हृदय है, शोषण की विरोधी है, वो उसको कोई परेशान करे, कोई शोषित करे, वो उसका विरोध करती है, व्यवहार कुशल है, भारतीय आदर्श नारी है, ये उसके गुण हैं। गोबर, रूपा और सोना ये होरी की बच्चे हैं। गोबर होरी का पुत्र है, समाज के, यहाँ होली नहीं होरी होगा, समाज की रूढ़वादी बंदिशों का विरोधी है, बंदों नहीं बंदिशों, प्रणय भावना से युक्त है, इसीलिए उसको दुनिया से प्रेम हो जाता है। अबोध है, धनाकांक्षी है, धन कमाने की इच्छा रखता है, नई पीढ़ी का प्रतीक है, जैसे नई पीढ़ी विचार रखते हैं वैसे उसके भी हैं। निर्भीक है, आदि गुणों से वो युक्त है। जुनिया, जो होरी की पुत्रवधू है और गोबर की पत्नी है, परिश्रमी है, कर्तव्य के प्रति समर्पित है, सेवा भाव से युक्त है, वात्सल्यमयी माँ है और समर्पित पत्नी है। इसके बाद सिलिया जाति से चमारिन है, जैसे पहले बताया जा चुका है, किंतु रूपवती है, गुणवती है, सेवा भाव से युक्त है, सच्ची प्रेमिका है और पति के प्रति पूर्ण समर्पित भारतीय नारी है। ये सिद्ध हो जाता है जब माता दीन उसको घर से निकाल देता है और वह अपने घर नहीं जाती है, होरी के घर में शरण लेती है और माता दीन की प्रतीक्षा करती है। उसके बाद आता है मालती का चरित्र। मालती शहरी वातावरण में पली हैं, गतिशील चरित्र वाली हैं, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, शिक्षित हैं, सेवा एवं त्याग की भावना से युक्त हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाली नारी हैं। गोविंदी पतिपरायण हैं, आदर्श नारी हैं, त्यागमयी हैं, सेवा भाव से युक्त हैं, वफादार पत्नी हैं। क्योंकि गोविंदी की जो हैं ये खन्ना की पत्नी हैं और खन्ना मालती को पसंद करते हैं और वो उसी के पीछे लगे रहते हैं, इनका ध्यान भी नहीं रखते हैं किसी तरह से, किंतु ये एक आदर्श नारी की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। प्रेमचंद ने गोदान में भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से उभारा है। उन्होंने जातिवाद, सामंतवाद, आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय को उजागर किया है। होरी की पति
होरी की पत्नी धनिया भी एक सशक्त महिला का प्रतीक है। जो अपने पति के संघर्ष में उसका साथ देती है और कभी हार नहीं मानती। प्रेमचंद जी का यथार्थवादी दृष्टिकोण गोदान उपन्यास को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें लेखक ने एक किसान के संघर्षमयी जीवन के साथ, यहाँ संघर्ष में नहीं होगा, संघर्षमयी होगा, जीवन के साथ समाज में फैली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने जीवन के अनेक रंग, अर्थात जीवन के जो सुख दुख जीवन में आते हैं, अनेक रंग होते हैं जीवन के, इतना उनका हृदय स्पर्शी वर्णन किया है कि पाठकों के नेत्र बार बार सजल हो जाते हैं। यह भारतीय संस्कृति का धरोहर कही जा सकती है। किसान जो जीवन भर संघर्ष करता है और एक छोटी सी जो गाय लेने की इच्छा रखता है वो नहीं पूर्ण कर पाता और इच्छा को लिए ही संसार से चला जाता है। इस तरह से गोदान का जो अंत है वो बहुत ही दुखद होता है, किंतु लेखक का जो उद्देश्य है वो समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थीं उनको पाठकों के सामने लाना उनका उद्देश्य था, उनका समूल नष्ट करना उनका उद्देश्य था। विद्यार्थी जिन्होंने ये उपन्यास सुना है वो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज़ गोदान भाग 1 जहाँ से आरंभ है, 33 भाग हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके सुनिए, जिससे आपका पूरा जो है पेपर तैयार होगा। गोदान से संबंधित जो व्याख्या भाग हैं वो भी समझ में आएंगे। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं।